बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के करंट अफेयर्स सेशन के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आपको पता है कि जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट जो है उनका इंतकाल हो गया एक हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट हम सबसे पहले से देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट फॉर ईरान। क्या अब इनकी डेथ हो गई है तो अब इसके बाद ईरान आगे कैसे चलेगा, ठीक है, यानी ईरान की जो पॉलिसीज हैं वो क्या होंगी फ्यूचर के अंदर, पहली बात। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होंगी, और दूसरा ये देखेंगे कि आईनी तौर पर अब ईरान के अंदर जिम्मेदारियां कौन निभाएगा या आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। तो इससे आपको जीके भी मिलेगा, ठीक है, और साथ में जो है वो आपको ये भी आइडिया होगा कि अब रीजन के अंदर कुछ चेंज आ सकती है यहाँ पे ईरान की पॉलिसीज को लेके या नहीं आ सकती, रीजनल डायनेमिक्स जो हैं वो क्या होंगे। तो इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर इनका इंतकाल हो गया और ये इंतहाई दुख की बात है और इंतहाई अफसोस की बात है। और खास करके मुस्लिम वर्ल्ड के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा लॉस है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इब्राहिम रईसी थे ये एक बहुत शानदार इंसान और एक बहुत शानदार लीडर थे, ठीक है। तो अब इसका जो लॉस है वो अब बेयर करना पड़ेगा मुस्लिम वर्ल्ड को। तो हम इनकी थोड़ी सी लाइफ को भी डिस्कस करेंगे, इब्राहिम रईसी की, और साथ में हम ये देखेंगे कि भाई ईरान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वहां पे अब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर आगे क्या एक्सपेक्टेड है। अब सबसे पहले थोड़ा सा इंसिडेंट जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है हादसा कब हुआ जी? मई 19 2024 को जो है वो इंतकाल हुआ है इब्राहिम रईसी का। और कैसे हुआ? हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर हुआ, ठीक है जी। हेलीकॉप्टर जो है वो कहां जा रहा था? वो अजरबैजान का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का विजिट करने गया और वहां से वापसी पे जो है ये क्रैश हो गया। और ये एक पहाड़ी इलाका था और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे धुंध जो है वो फॉग काफी ज्यादा थी और उस फॉग की वजह से जो है हेलीकॉप्टर को कुछ दिखा नहीं, तो वहां पे हादसा हो गया। और आपने देखा कि काफी ज्यादा जो है वो सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा। उसके बाद काफी टाइम के बाद जो है, घंटों के बाद जो है इन्होंने कंफर्म किया कि भाई इस तरह से इनका इंतकाल हो गया, इनका हेलीकॉप्टर मिला। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लिए कि भाई ये हादसा कैसे हुआ। तो देखिए, जो हेलीकॉप्टर था इनका, ये कहा जा रहा है कि भाई ये बहुत पुराना था, ठीक है, और बहुत पुराना होने की वजह से जो है ये इनका जो है वो हादसे का शिकार हुआ। अब पुराना क्यों था? पुराना इसलिए था कि ये जो इनका हेलीकॉप्टर था ये अमेरिका से इन्होंने लिया हुआ था, ठीक है जी। और क्योंकि आपको पता है पहले तो 1979 से पहले तो जब तक इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया था ईरान के अंदर, ईरान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद अमेरिका के ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता ईरान के साथ खराब होना स्टार्ट हो गए। तो ये हेलीकॉप्टर जो था ये एक तो नया ये लेना चाह रहे थे, ना अमेरिका ने नया लेने दिया क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियां थी, ठीक है, और ना ही हेलीकॉप्टर का कोई स्पेयर पार्ट ये ले सकते थे क्योंकि इनके ऊपर वो कंपनियां जो सप्लाई करती हैं उनके ऊपर पाबंदियां थी कि आपने ईरान को नहीं देना। तो आप शायद एक तरह से ये कह सकते हैं कि अमेरिका इनका रिस्पॉन्सिबल है किसी ना किसी हादसे का, कि अगर वो इनके ऊपर ये पाबंदियां ना लगाई हुई होती तो जाहिर बात है इतने पुराने हेलीकॉप्टर के अंदर को सफर ना करना पड़ता। और दूसरा ये आप कह सकते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के लिए जो है वो एक लम्हा फिक्रिया है कि भाई हम हर चीज जो है वो उन्हीं ममालिक से मंगवाते हैं या लेते हैं जिनके हम बहुत ज्यादा मुखालिफ या बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो उसके अंदर जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट भी शामिल थे और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी जो है वो भी शामिल थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट या राइट हैंड माने जाते हैं। इसके अलावा 9 लोग जो है वो इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे, ठीक है, और ये जो है वो हादसे का शिकार हुआ। अब पूरी रात इसका जो है वो आपको पता है कि ऑपरेशन जारी रहा और कोशिश की गई कि क्योंकि संडे को ये हादसा हुआ और कोशिश की गई किस तरह से ढूंढा जाए कहां गया किधर गया, और फिर जो है वो सुबह अनाउंस किया गया मंडे की सुबह कि भाई इस तरह से जो है वो हमें उनका मलबा मिल चुका है हेलीकॉप्टर का, उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। तो अभी इमदादी कार्रवाइयां जारी और पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई हम भी आपकी हेल्प करेंगे जहां पे आपको जरूरत होगी। अब इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनली जाहिर बात है अगर हम बात करें तो एक तो वेस्ट है, वेस्ट को जाहिर बात है जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो हमेशा कहा जाता है बहुत दुख की बात है, लेकिन एक दुख बताने के लिए, एक कंडोलेंस बताने के लिए होता है कि जब कहा जाता है बड़ी दुख की बात है, और एक वो होता है जो एक्चुअल में दुख हो। तो जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसको आप ये कह सकते हैं उनकी आवाम को एक्चुअल में दुख है इस बात का कि बहुत ही शानदार लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, सैयद थे और एक शानदार लीडर थे, तो इसलिए इस्लामिक वर्ल्ड को तो इसकी कमी महसूस होगी इनकी। और इसी तरह से अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट अल्टीमेटली इसके ऊपर खुश होगा, चाहे वो कहे दुख है लेकिन खुश होगा कि भाई ईरान ने उन्हें काफी ज्यादा टफ टाइम दिया हुआ था। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने भी जो है वो आज जो है वो यहाँ पे मंडे को अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो कहा हुआ है कि हम शोक मनाएंगे और अपना परचम जो है वो सरनिगू रखेंगे। तो ये पाकिस्तान का एक अच्छा इकदाम है कि उसने दोस्ती का जो है वो शो की है। तो अभी फिलहाल बाकी ममालिक जो है वो भी अपना जो है कंडोलेंस शो कर रहे हैं कि भाई हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ, इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए था। यूरोपीय यूनियन के जो एक्टिविस्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई हम आपको जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम आपकी वो हेल्प करेंगे। तो अल्टीमेटली जब इस तरह के हादसा होते हैं तो ये एक नेशनल ट्रेजेडी
ट्रेजेडी होती है, यानी कि ये कौमी लेवल पे जो है वो एक दुख होता है। तो जाहिर बात है फिर जो है इंटरनेशनली जो मालिक जिनके ताल्लुकात होते हैं वो भी और जो नहीं होते वो भी, कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि जब दुश्मन भी मरे तो जाहिर बात है ये नहीं कहा जा सकता कि भाई अच्छा हुआ, तो इसलिए वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमें दुख हुआ। तो ये तो फिर एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे। प्रेसिडेंट रईसी पॉलिटिकल प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा सियासी तौर पे इनको जानने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इब्राहिम रईसी जो है वो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट जो है वो 2021 के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर, और अब जो नए इलेक्शंस होने लगे थे 2025 के अंदर, ये कहा जा रहा था कि काफी ज्यादा ये स्ट्रांग है, ठीक है, और ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव इनको कहा जाता है, ठीक है। अल्ट्रा कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जब ये 2021 के अंदर इलेक्ट होकर आए थे तो काफी ज्यादा अमेरिका की तरफ से या वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से इन्हें क्रिटिसाइज किया गया था कि यार ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव बंदा क्यों आके बैठ गया। इसका मतलब यह है कि ये टफ पॉलिसीज बनाएगा इस रीजन के लिए, खास करके इजराइल को लेकर, अमेरिका को लेकर इनका स्टैंड काफी सख्त था, तो इसलिए इन्हें अल्ट्रा कंजर्वेटिव कहा गया। तो 2025 में भी इन्हें ही फेवरेट माना जा रहा था कि भाई हालात ऐसे ही हैं कि शायद ये री इलेक्ट होंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको पता है कि अमेरिका जो ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सबसे सुप्रीम पावर है वो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खमेनी जो हैं, ठीक है जी, उनके सारा कंट्रोल है। लेकिन जाहिर बात है वो आप ये कह सकते हैं कि वो एक गार्डियन तो हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का भी इख्तियार वहां पे है और वही सारे अफेयर्स जो है वो चलाता है। और ये कहा जा रहा था कि मैं भी शायद जो है इसके बाद, क्योंकि अब उनकी उम्र आयतुल्ला अली खमेनी जो है वो 86 साल के ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुके हैं, तो ये कहा जा रहा था कि मैं भी ये उनको रिप्लेस करें और जो है वो थर्ड जो है वो सुप्रीम लीडर बन जाए ईरान के आने वाले टाइम के अंदर। तो खैर अब तो वो शहीद हो गए। अच्छा, अब अगर इनकी बात करते हैं प्रेसिडेंसी की, तो जाहिर बात है इन्होंने बहुत ज्यादा सख्त किस्म की प्रेसिडेंसी रखी, क्योंकि इनको अल्ट्रा कंजर्वेटिव का टाइटल दिया गया, और ये वेस्टर्न जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने दिया जब ये 2021 के अंदर इलेक्ट होकर आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जो है वो प्रेसिडेंसी की सीट पे बैठे। तो इसलिए इनके जो मॉरल लॉज हैं वो काफी सख्त किस्म के थे, ठीक है। इस वजह से जो है इन्होंने काफी ज्यादा क्रैकडाउन और प्रोटेस्ट वगैरह की, जो कि प्रो अमेरिका या प्रो वेस्ट जो ब्लॉक है उसको जो है वो काफी दबा के रखा। आपने देखा हिजाब का भी अभी रिसेंटली जो है वो लास्ट ईयर वहां पे इशू बना और उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हुई, लेकिन उसके उनको भी काफी आहनी हाथों से, इन्होंने सख्त हाथों से निपटा कि भाई हम इस्लामिक जो वैल्यूज हैं कंट्री की, ठीक है जी, इस्लामी जो उसूल हैं उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो काफी सख्त इन्हें समझा जाता था। और दूसरा, जैसे कि आपने देखा कि भाई क्योंकि ये सैयद फैमिली से थे, जाहिर बात है, तो उस लिहाज से भी इनका काफी ज्यादा पॉलिटिकल और इस्लामिक वेट काफी ज्यादा था। तो अब नेशनल पॉलिसी और पब्लिक मॉरल्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा अब इनकी डेथ का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हम देखेंगे कि भाई कैसे जो है असरात क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर। जो है ये इनका हेलीकॉप्टर अगर आप यहां पे देखें तो ये जो है वो हादसे का शिकार हुआ। अब अगर हम बात करें ईरान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इंपैक्ट ऑन क्रैश का, अगर इसके असरात को देखते हैं तो अब ईरान जो है आपको पता है वहां पे ड्यूल पॉलिटिकल सिस्टम है। इसके ऊपर ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में एक वीडियो बना चुका हूं कि ड्यूल पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वहां पे वर्क करता है। तो वहां पे जो पावर है वो स्प्लिट है, वो तकसीम की हुई है। ईरान के अंदर जो ताकत है वो दो ओहदों के अंदर तकसीम की हुई है, ठीक है जी। एक गवर्नमेंट है, वहां की जो सिविल गवर्नमेंट है, और दूसरा जो है वहां पे क्लरिकल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो इस्लामिक उनका सिस्टम है। क्योंकि इस्लाम आपको पता है कि 1979 के अंदर जो है जब वहां पे इनकलाब आया, इमाम खुमैनी इनकलाब लेके आए, तो 1979 से पहले प्रो वेस्ट पॉलिसीज थी ईरान की, और 1979 के बाद जो है वो एंटी वेस्ट पॉलिसीज के तहत ही वो इनकलाब आया। तो इसलिए वहां पे फिर इस्लामिक वैल्यूज को और एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया गया इस्लामिक सिस्टम का। इसलिए ईरान के अंदर कहा जाता है कि प्योरली इस्लामिक सिस्टम है, और वहां पे जो जितना भी सिस्टम या जो गवर्नमेंट फंक्शन होती है वो सारी की सारी इसी इस्लामिक सिस्टम के अंदर ही होती है फंक्शन। इसीलिए जो उनके सुप्रीम लीडर है वो हमेशा एक इस्लामिक जो है, जैसे यहाँ पे आप आलिम कह लें तो वो इमाम कहते हैं, क्योंकि शिया रिलीजन के अकॉर्डिंगली वो उनके इमाम हैं, और इमाम की ही रोशनी के अंदर सारे स्टेट के अफेयर्स जो है वो वहां पे अंजाम दिए जाते हैं। तो ये इनका ड्यूअल पॉलिटिकल सिस्टम है। अब जो सुप्रीम लीडर हैं इनके वो कौन है जी? आयतुल्ला अली खमेनी, जो कि इमाम खुमैनी के बाद जो है वो बने थे, और अभी तक फिलहाल वही मौजूद हैं, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और वही सारे के सारे डिसीजन वगैरह करते हैं, या डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो उनके पास है ज़्यादा, ठीक है। जो स्टेट को मैनेज करने के अफेयर्स हैं वो इनके पास हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इनका बैकग्राउंड ऐसा था और इनका लिंक ऐसा था कि इसलिए ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पावरफुल थे, और इनकी भी जो है वो वहाँ पे मानी जाती थी। तो अब देखते हैं कि जो बैलेंस जो शिफ्ट होगा कैसे जो है शिफ्ट होगा। जाहिर बात है ये तो पावरफुल थे। अब रीजनल और ग्लोबल इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान के लेके रहा, ठीक है। और जब ये 2021 के अंदर इलेक्ट होकर आए तो उससे पहले भी आपको पता है कि यहां पे टॉक्स हो रही थी, और 2018 के अंदर जो ज्वाइंट एक पूरा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें 2016 के अंदर एक मुआहदा किया गया था ईरान के साथ कि आप एटमी प्रोग्राम को रोकेंगे, तो उसमें से 2018 में से डोनाल्ड ट्रंप साहब निकल गए थे अमेरिका, यानी कि एग्जिट हो गया था वहां से। तो उसके बाद से वहां पे हालात जो है वो थोड़े चेंज हुए थे। तो इसलिए
जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो मिलिट्री टाइज है रशिया के साथ, अब यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो नया लीडर है क्या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे जारी रखेगा, क्या करेगा, क्या रशिया के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। तो इंटरनेशनली जो है अब यहां पे काफी ज्यादा टेंशन होंगी। और मिडिल ईस्ट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जाहिर बात है मिडिल ईस्ट में अब दो तरह की राय पाई जाती हैं। ये ओपन राय है, ठीक है जी। एक राय ये है कि भाई ईरान जो है उसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को के अंदर अनसर्टेनिटी या पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है वो पैदा की हुई थी, ठीक है जी। यानी पॉलिटिकली इस्तेहकाम नहीं आने दे रहा था ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर, ये ईरान के ऊपर ब्लेम किया जाता है हमेशा से। दूसरी साइड पे ये कहा जाता है कि भाई इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल था कि अगर ये अपना रोल प्ले ना करते तो अमेरिका जो है मजीद अपने आप को मिडिल ईस्ट के अंदर जो है तबाह ना करता, जिससे जो है मिडिल ईस्ट को नुकसान होता। अब जो ये कहा जाता है कि भाई ईरान का नेगेटिव रोल है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वो इसलिए क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी जो है आपको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम लगा हुआ ही है, और ये अभी से नहीं, ये हजारों सालों से लगा हुआ है। जो कि 2023 के अंदर आपने देखा कि जो चाइना है उसने एक रिकॉन्सिलेशन करवाई ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, ठीक है। तो उससे जो हालात है वो बेहतर हुए, लेकिन जाहिर बात है वो उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी की वॉर है, चाहे यहां पे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, अगर ये कहा जाए कि सुन्नी शिया अहले हदीस सब एक बराबर है, लेकिन फिर भी जब हम ग्राउंड रियलिटीज पे जाते हैं तो हमें ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। तो यही हालात ईरान के अंदर भी थे। ईरान जितने भी जो है वो इतने ग्रुप थे, खास करके जो कि एंटी सऊदी अरब या एंटी सुन्नी एलिमेंट्स थे, या प्रो जो शिया हैं आप कह लें कि उनको हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, ठीक है। इनको गो के ये शिया तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है ये क्योंकि अपने स्टेट्स के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ काम करे तो इनको सपोर्ट करता था। इसी वजह से ये कहा जाता है कि भाई शाम के अंदर जो बदअमनी है या इराक के अंदर बदअमनी है उसका डायरेक्ट जिम्मेदार जो है वो ईरान को माना जाता रहा हमेशा से। और अमेरिका भी जो है वो सब ज्यादा इसी को ही ब्लेम करता था ईरान को, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी से थी कि भाई इजराइल के ऊपर जो है वो अटैक ये ना कर दे या इजराइल को चैलेंज दे सकता है, तो वो यही है। तो इसलिए जो लीडरशिप चेंज होती है ईरान के अंदर, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि भाई क्या जो नई लीडरशिप होगी क्या वो एंटी जो है वो अमेरिका होगी या प्रो अमेरिका होगी या क्या होगा, किस तरह से आगे चलेगा। तो मिडिल ईस्ट के अंदर अब देखना है कि वहां पे क्या अलाइनमेंट बनेगी और कैसे बनेगी। अब जो रईसी की डेथ है, ये कहा जा रहा है कि भाई उससे क्या होगा कि जो हालात वहां पे पैदा हो रहे हैं उसमें काफी ज्यादा तब्दीली आएगी। गो कि वहां पे जो फैसले हैं ईरान के अंदर वो सुप्रीम लीडर करते हैं, लेकिन फिर भी जाहिर बात है जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो अब ये तो आने वाले वक्त में ही हम देखेंगे। अब सक्सेशन और ईरान फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं कि अब कैसे आगे मजीद क्या होगा, तो देखिए रईसी जो है उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये कंसिडर्ड किया जाता था, कि ये ख्याल किया जाता था कि ये लाइकली सक्सेसर होंगे खुमैनी की, ठीक है जी। अली खुमैनी जो है ये उनके सक्सेसर होंगे, क्योंकि एक तो इनका जो अपना जैसे मैंने कहा कि रिलीजियस फैमिली से इनका काफी स्ट्रॉन्ग लिंक है और खुद भी उससे ताल्लुक रखते थे, ऊपर से सैयद भी थे और इनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज थी जो इमाम थे, सुप्रीम लीडर जो थे अली खुमैनी उनके साथ। तो इसलिए कहा जाता था कि भाई अब उनकी एज काफी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए जब वो खत्म नीचे उतरेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, तो उसके बाद जो है वो डेथ तक वही रहते हैं, जाहिर बात आपको पता है, और डेथ के बाद ही जो है वो चेंज होता है बंदा, तो शायद फिर ये उन्हें रिप्लेस कर सके। तो अब इनकी डेथ जो है उसके बाद से ये भी एक फ्लॉ पैदा हुआ कि अब नेक्स्ट कौन सुप्रीम लीडर हो सकता है, अगर जो है वो खुदा न ख्वास्ता अली खुमैनी को भी कुछ होता है तो कैसे इस चीज को मैनेज किया जाएगा। तो इसकी वजह से जो फ्यूचर है ईरान का, ईरान की पॉलिसीज का, वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गया, खास करके इंटरनेशनल स्टैंड को लेके कि इंटरनेशनली जहां पे हमास को सपोर्ट किया जा रहा था या हिजबुल्लाह जो है उसको सपोर्ट किया जा रहा था, तो अब वहां पे कैसे ये चीजें जो है वो इन फ्यूचर मैनेज होंगी इनके बाद, अगर हम यहां पे देखते हैं तो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ईरान की कॉन्स्टिट्यूशन की और वहां पे अब क्या प्रोसेस फॉलो होगा, तो देखिए ईरान का जो आर्टिकल 31 है ये कुछ चीजों को क्लियर करता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी, तो फिर क्या होगा। तो फिर क्या होगा जी, उसमें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे जी, सबसे पहले सदर बन जाएंगे। अब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो ऑलरेडी जो है वो एक्टिंग सदर बन चुके हैं, लेकिन ये आर्जी तौर पर है जब तक इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है। अब करना क्या है कि जो कौंसिल है वो कौंसिल क्या करवाएगी जी, इलेक्शंस करवाएगी 50 डेज के अंदर, 50 दिनों के अंदर नए सदर का इंतखाब होना है। और ये जो कौंसिल है इसमें कौन शामिल है, वाइस प्रेसिडेंट साहब शामिल हैं जो कि अब सदर बन चुके हैं, ठीक है, एक ये शामिल हैं, साथ में स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हैं, ये शामिल हैं, और उसके बाद हेड ऑफ जुडिशरी जो है ये शामिल हैं। तो ये 3 लोगों का जो है ये आप एक कौंसिल कह लें जिसकी ये जिम्मेदारी है, ये टॉप के ओहदे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 50 डेज जो है ये इलेक्शन करवाएं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो नए बंदे को लेके आए। लेकिन अब क्योंकि वहां पे इलेक्शन का तो माहौल था नहीं
फाइन 2025 में इलेक्शन थे, तो अब ये भी एक अनसर्टेनिटी होगी कैसे पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे आएंगी और कौन कौन वहां पे लड़ेंगे, इलेक्शंस कैसे आएगा, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता था हादसा होगा। अब इब्राहिम रईसी की प्रेसिडेंसी के बारे के हाल से बात करते हैं कि जून 2021 में इन्होंने जो है वो आपको पता है कि भाई हसन रूहानी जो है उनको रिप्लेस किया था। ये इनको थोड़ा सा लिबरल माना जाता है, लिबरल तो खैर इस्लामिक सिस्टम के अंदर वहां पे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो ओपन माइंडेड आप इन्हें कह लें। अब जैसे इनको इब्राहिम रईसी को अल्ट्रा कंजर्वेटिव माना जाता है, तो इनको आप कंजर्वेटिव कह सकते हैं, एक स्टेप पीछे इनसे, ठीक है जी। तो अब 2021 के अंदर उन्होंने उनसे प्रेसिडेंसी ली थी। इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर अगर हम चैलेंजेस देखते हैं तो सोशल क्राइसिस पैदा हुए, हम ये देख रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हुए, क्योंकि पहले से ईरान के हालात ऐसे थे, लेकिन इनके टाइम पे भी हमने देखा कि इस तरह के हालात रहे हैं। और रईसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी फेस की, ठीक है, जो यूएस सैंक्शंस भी जो है फेस की, और अब भी वो कर रहे हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं, वहां पे प्रोटेस्ट हो रही है। तो जो इनकी पॉलिसीज हैं वो रिफ्लेक्ट करती है कि भाई इनकी जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो क्या थी, कौमी पॉलिसीज, जिसमें इन्होंने जो है वो इस्लाम को पहले रखा हुआ था कि भाई हम इस्लामिक सिस्टम को ही प्रमोट करेंगे और एंटी वेस्ट ही रहेंगे, और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर भी इसी चीज को ही प्रमोट कर रहे थे। आपने देखा इनकी कोई भी बातचीत अमेरिका से उस तरह से नहीं हो रही थी कि एक कोशिश की जाती कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, बल्कि इन्होंने अपने आप को अलग ही रखने की कोशिश की और ईरान के उसी स्ट्रक्चर को ही, उसी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की। अब ईरान और सऊदी अरब का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो इनकी रिकॉन्सिलेशन है। ये कहा जाता है कि इनकी पॉलिसी के तहत जो है मार्च 2023 के अंदर आपने देखा कि चाइना की वजह से जो है वो चाइना ने क्या किया जी, अमेरिका, सऊदी अरब की और ईरान की रिकॉन्सिलेशन कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर उठा। इसी तरह से आपने देखा कि अप्रैल 2024 के अंदर जो इन्होंने सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया, मिसाइल हमारे हजारों की तादाद में इन्होंने मिसाइल जो इसराइल के ऊपर दागे, चाहे उनका असर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये इन्होंने एक अटैक किया, तो उससे भी इनकी रिस्पेक्ट में जो है वो काफी ज्यादा इजाफा हुआ। तो इससे ये अंदाजा हो रहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर तो यहां पे इनकी रिस्पेक्ट के अंदर इजाफा हुआ, लेकिन वहीं पे वेस्ट जो है उसमें टेंशन भी सामने आई कि भाई ये तो काफी ज्यादा जो है एक्शन ले रहे हैं, बातों से हटके हो रही है। इसी तरह से ये पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करते थे और ये 1979 से ही इस कॉज को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, यानी ये तो इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ईरान का जो स्ट्रक्चर है वो 1979 के बाद से सपोर्ट कर रहा है। अब इब्राहिम रईसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर जानने की कोशिश करें तो ये 1960 के अंदर मशहद के अंदर पैदा हुए, ठीक है, ईरान का जो इलाका है, और ये बड़ी प्रोमिनेंस जो है वो आला किस्म के खानदान के अंदर पैदा हुए और इन्होंने काफी ज्यादा पोजीशंस हासिल की, खास करके जुडिशियल पोजीशंस जो है कहा जाता है ये जज रहे हैं, ठीक है, और जज के बाद जो है या सुप्रीम कोर्ट के जज, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है ये ओहदा यहां पे संभाला। इनकी जो इनको टाइटल भी मिला हुआ है, रिलीजियस टाइटल, वो है हुज्जतुल इस्लाम, ठीक है जी, हुज्जतुल इस्लाम का इनको टाइटल मिला हुआ है, इसलिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से जो है वो इन्हें देखा जाता है ईरान के अंदर। अब अगर मजीद इनको देखते हैं तो देखिए अब 2021 के अंदर इन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली और उसके बाद से इन्होंने जो है वो सियासत को कंप्लीटली जो है अडॉप्ट किया। उससे पहले ये मुख्तलिफ ओहदों पे रहे हैं, ठीक है जी, और इन्होंने मदरसा एजुकेशन जो है वो हासिल की और आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसिक्यूटर बने, ठीक है, और जुडिशियल कैरियर इन्होंने अपना जो है वो लीगल या जुडिशियल कैरियर स्टार्ट किया। तो प्रोसिक्यूटर की हैसियत से जो है इन्होंने डिफरेंट सिटीज के अंदर भी अपनी सर्विसेज जो है अंजाम दी। उसके बाद डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने तेहरान के अंदर, ठीक है जी, कब बने, 1989 के अंदर डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने। उसके बाद 1988 के अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इल्जाम इनके ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो है वो इनके ऊपर अमेरिका ने या जो यूके है उसने क्या किया जी, पाबंदियां लगा दी इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी क्योंकि भाई आपने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मारा है या उनको साइड लाइन करने की कोशिश की है। मैरिज और अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो इनकी जो शादी हुई हुई है वो भी एक मजहबी फैमिली में हुई हुई है और जमीला अल मोहद्दा जो है इनकी मिसेज हैं, ठीक है, और ये काफी जो है वो ईरान के अंदर जो है रिलीजियस फैमिली से इनका ताल्लुक है और काफी रिस्पेक्टफुल मानी जाती है इनकी फैमिली भी। 2 बेटियां हैं इनकी, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर हम मजीद देखते हैं तो 2017 के अंदर जो है हसन रूहानी को हसन रूहानी ने इन्हें डिफीट दी थी और फिर 2021 के अंदर हसन रूहानी जो है उनको इन्होंने डिफीट दी जो 2 बार इलेक्ट हुए थे। ये इनकी मिसेज हैं, अगर आप यहां पे सामने देखें, और ये पहले तो खैर सामने नहीं आई लेकिन अब जो है वो कुछ टाइम से ये सामने आ रही थी। अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2021 में इन्होंने जो है 62% जो है वो वोटर टर्नआउट के साथ, जिसको कम माना जाता है, एक लो वोटर टर्नआउट माना जाता है, वहां पे उसके थ्रू ये इलेक्ट हुए। फिर इसी तरह से इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है कोविड पेंडेमिक के टाइम पे इन्होंने फेस किए, काफी पाबंदियां भी इनके ऊपर थी, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है वो इंटरनेशनली अपने आप को उन्हीं पॉलिसीज के ऊपर ही रखा। अब इंटरनेशनल रिलेशंस और कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं तो इन्होंने जो 2016 के अंदर ईरान का जो मुआहिदा हुआ था
अमेरिका के साथ, जिसको JCPOA कहा जाता है, ठीक है जी। ये एक ज्वाइंट जो है वो एक मुआहिदा था ईरान के साथ कि भाई आपने जो है खास करके इजराइल इसके अंदर शामिल था कि आप अपने एटमी जो प्रोग्राम है उसको स्टॉप कर देंगे या उसको कम कर देंगे। तो उसमें जो है उसकी काफी ज्यादा मुखालिफ रहे हैं, क्योंकि जो हसन रूहानी है वो इसके हक में थे और उन्होंने मुआहिदा किया था, तो ये उसकी काफी ज्यादा मुखालफत इन्होंने की थी कि भाई आप जो है कैसे ऐसे कर सकते हैं, आपको इस पे यानी आपको प्रोग्राम आगे लेके चलना चाहिए था। लेकिन फिर आपने देखा 2018 के अंदर खुद ही ट्रंप साहब इससे निकल गए कि हम एक बेहतर डील लेके आएंगे ईरान के लिए। इस डील में जो है वो बेहतरी नहीं है, या वो समझ रहे थे कि शायद ईरान इसके थ्रू भी आगे मामला चलाएगा, एटमी प्रोग्राम आगे लेके जाएगा। ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो ईरान का, जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि भाई वो डिस्ट्रक्शन के अंदर शामिल है, यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है और खास करके सीरियन हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। सीरिया के अंदर बशार अल असद की जो हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की वजह से ही बची हुई है इस टाइम पे, और उसके अंदर भी पॉलिसीज इनकी शामिल थी और इन्हें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया गया, क्योंकि खास करके इजराइल के खिलाफ ये काफी ज्यादा टफ स्टैंड जो है वो इन्होंने इब्राहिम रईसी ने रखा। और ये ईरान की जो सीरिया की जो सिविल वॉर है उसके अंदर भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो काफी ज्यादा बैक किया बशार अल असद को, जैसे आपने देखा कि वहां पे हालात काफी ज्यादा खराब हुए, फिर इनकी डेथ हो गई। तो इंटरनेशनली भी जो है आप देखें तो काफी ज्यादा इनके जो है वो हालात रहे। और एट द एंड अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान ईरान रिलेशंस की, उसमें रईसी का क्या किरदार रहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रईसी जो है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट यानी कि कौमी मफाद को उन्होंने सामने रखा। इसी वजह से आपने देखा कि जो जनवरी 2024 है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक भी किया, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो चाहते थे कि भाई मुस्लिम दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। तो आपने देखा कि उनका जो रीसेंट विजिट है अभी 3 दिन का पाकिस्तान का हुआ था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम $10 बिलियन पे जो है अगले 5 साल में पाकिस्तान और ईरान जो है वो ये वॉल्यूम लेके जाएंगे। और पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि भाई हम इस प्रोग्राम को भी आगे लेके जाएंगे। अब क्या ये आगे जाएगा, नहीं जाएगा, कैसे होगा, नई लीडरशिप के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जनवरी में आपने देखा कि मिसाइल स्ट्राइक भी हुई, हमारी कशीदगी भी हुई। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से भी पॉजिटिव थे और मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से भी थे। तो ये रईसी साहब हैं और अब ये ईरान का जो है वो आगे सिलसिला इस तरह से चलने लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।